आज नीलू की शादी तय हुई थी। नीलू बहुत खुश थी। उसकी शादी जिससे तय हुई थी वह बिल्कुल वैसा ही था जिसकी उसने चाहत की थी। मतलब उसे मनचाहा जीवन साथी मिल रहा था। 3 महीने बाद नीलू की शादी की डेट फाइनल हुई थी। नीलू की माँ ने अपनी बहू यानी कि नीलू की भाभी से बोला, देख बहू, 3 महीने बचे हैं तेरी ननंद की शादी में और सारे इंतज़ाम तुझे ही करने हैं, तो जल्दी से काम पर लग जा। तेरी इकलौती ननंद है, कोई कमी न रह जाए। और नीलू से बोला, तू भी अब जरा अपने ऊपर ध्यान दे और थोड़ा बनाव श्रृंगार करना सीख अपनी भाभी से। तो नीलू शर्माकर वहाँ से चली गई। नीलू की भाभी सुधा ने बोला, हाँ मम्मी, बिल्कुल। नीलू दीदी की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं कोई कमी रहने ही नहीं दूंगी। बस आप देखते जाइए, मैं आज ही से तैयारी में लग रही हूँ। नीलू की माँ ने बोला, हाँ बहू, मुझे पता है तू सारे काम अच्छे से करती है और मुझे यह भी पता है तू बहुत अच्छे से सब कर लेगी। इसीलिए तो मैं बेफिक्र रहती हूँ। तो तू अभी से काम पर लग जा। इसके कपड़े गहने और जो भी सामान चाहिए वह सब तू देख। राशन पानी वगैरह की जिम्मेदारी मैं देख लूँगी, क्योंकि तू अकेले क्या क्या करेगी, तेरे छोटे बच्चे भी हैं। तो नीलू की भाभी ने बोला, हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक कहा, हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। हाँ सुधा, और बाहर का सारा काम मेरा बेटा और तेरे ससुर जी मिलकर देख लेंगे। सब कुछ ठीक से हो जाएगा। चलो अब जाकर अपनी ननंद को कुछ समझाओ और कुछ तौर तरीके सिखाओ। वह भी तो अभी भी बचपना लिए घूमती है। सुधा ने बोला, आप फिक्र मत करो मम्मी जी, मैं नीलू दीदी को बिल्कुल एक्सपर्ट बनाकर भेजूंगी। उन्हें ससुराल में कोई भी ताने सुनने नहीं पड़ेंगे। और वैसे भी हो सकता है उन्हें भी मेरे जैसी अच्छी मम्मी जी मिल जाए, तो फिर टेंशन ही क्या है। तो सुधा की सास यानी कि नीलू की मम्मी ने बोला, तेरे मुंह में घी शक्कर, काश कि ऐसा ही हो। अगले दिन से सुधा की सास ने एक अतिरिक्त काम वाली घर पर रख ली, जो खाना पीना और किचन आदि की जिम्मेदारी संभाल रही थी। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए पहले से ही एक काम वाली थी, क्योंकि सुधा की सास को पता था कि सुधा के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। ऊपर से ननंद की शादी, वह अकेले क्या क्या देखेगी, उसे भी तो वक्त चाहिए। इसलिए उसने घर के कामों से सुधा को बिल्कुल आज़ाद कर दिया था और उससे बोला था, तू बस अपने बच्चों का ध्यान रख और नीलू के शादी की तैयारी कर। तुझे और किसी काम के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। सुधा बहुत खुश थी, उसे इतनी अच्छी सास जो मिली थी। और नीलू भी यही बोलती थी, काश मम्मी जैसी ही सास मुझे भी मिले। सुधा और उसकी ननंद नीलू दिन भर शॉपिंग और ब्यूटी पार्लर आदि में लगी रहती। कभी घर पर कोई लेप लगाती, कभी कोई एक्सरसाइज करती, कभी शादी के बाद होने वाले शारीरिक परिवर्तन के बारे में सुधा नीलू को समझा रही होती। वह अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, ताकि नीलू को शादी के बाद अपने ससुराल में कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ नीलू को रिश्तों से समझौते करके किस प्रकार अपनी जगह बनानी होती है और रिश्तों को निभाना होता है, यह भी सिखाया करती। नीलू भी बहुत ध्यान से अपनी भाभी सुधा की बातें सुनती थी और उन्हें समझती थी। सुधा की सास बहुत खुश थी। उसे सुधा जैसी बहू जो मिली थी और उसे अपनी बेटी नीलू की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था सुधा नीलू को विदा करने से पहले हर तरह से समझा देगी और नीलू अपने हर रिश्ते अच्छी तरह से संभाल लेगी, क्योंकि सुधा बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की थी और उसकी माँ ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। जब से सुधा इस घर में आई थी तब से आज तक इस घर में कोई भी कलह नहीं हुआ था। सुधा ने हर बात को बहुत अच्छे से संभाला था और अपनी ननद की तो वह सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। जिस बात से सुधा की सास सबसे ज़्यादा डरती थी कि ननद और भाभी की लड़ाई होगी, वह तो उस घर में कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन इन लोगों की खुशियों से कोई था जो खुश नहीं था, और वह थी सुधा की चाची सास। वह देख रही थी, जब से नीलू की शादी तय हुई है दोनों ननद भाभी दिन भर शॉपिंग आदि में लगी रहती हैं और बहुत खुश रहती हैं, और सास भी घर के कामों में लगी रहती है। घर में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जबकि उसके घर का माहौल ऐसा नहीं था। जब उसकी बेटी की शादी हो रही थी तो उसकी बहू ने कोई मदद नहीं की थी, बल्कि शादी में हर जगह रोड़े लगाए थे और आखिरी दम तक कोशिश की थी कि शादी में कुछ ना कुछ विघ्न आ जाए और शादी टूट जाए। और जब अपनी जेठानी के घर में इतनी शांति देख रही थी तो चाची सास से यह बात हजम नहीं हो रही थी। चाची सास ने सोचा कि मैं ऐसी शांति कैसे रहने दे सकती हूँ, मुझे कुछ भी करना पड़े पर उनके घर में लड़ाई झगड़ा करवाना ही पड़ेगा। जब मेरी बेटी की शादी शांतिपूर्वक नहीं हुई तो उनकी बेटी की शादी में शांतिपूर्वक कैसे होने दूँ। और चाची सास अपने काम में लग गई। वह सबसे पहले सुधा के पास गई और मौका देखकर उसने सुधा को भड़काना शुरू किया। अरे सुधा, पागल है क्या, जो दिन भर अपनी ननद नीलू के आगे पीछे डोलती रहती है। उसकी नौकर थोड़ी ना है तू, और वह कोई बच्ची है क्या जो उसे हर एक चीज़ सिखाती और बताती रहती है।
तुझे क्या लगता है इन सब बातों से वह माँ बेटी तेरा कोई एहसान मानती हैं? नहीं, बल्कि पीठ पीछे वह यही बोलती हैं कि हमें तो एक फ्री फंड की नौकरानी मिल गई है जो एक टांग पर खड़ी होकर हमारी सेवा करती है। सुधा को चाची सास के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वह कितनी शातिर औरत है, क्योंकि उसकी सास ने कभी उसका जिक्र करना जरूरी नहीं समझा था। और चाची सास की बेटी की शादी सुधा की शादी से पहले हो चुकी थी, तो उस वक्त की कोई बातें सुधा नहीं जानती थी। तो चाची सास ने नमक मिर्च लगाकर सुधा को काफ़ी कुछ बोला। सुधा ने हंसकर टाल दिया, पर कहीं ना कहीं यह बातें सुधा के मन में घर कर गई और उसे ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चाची जो भी बोल रही हैं वह सब कुछ सच हो और मेरी सास और ननंद को मेरी कोई कीमत ना हो, वह बस मुझे एक नौकरानी समझती हो, क्योंकि मैं तो हद से ज़्यादा उन लोगों के लिए करती भी हूँ। लेकिन फिर सुधा ने सोचा, नहीं नहीं, यह मेरा वहम है, वह दोनों भी तो मेरे लिए कितना कुछ करती हैं। चाची सास को बहुत अच्छे से पता था कि उसका नेचर नीलू और उसकी माँ बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वह दोनों तो उसकी बातों में नहीं आने वाले। पर सुधा को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सुधा को वह अपने झांसे में ले सकती है और इस घर में लड़ाई झगड़ा करवा सकती है। इसलिए अब रोज़ सुधा के पास वह आकर बैठने लगी और कुछ ना कुछ बातें घुमा फिरा कर सुधा के कानों में डालने लगी, जो कहीं ना कहीं सुधा के अंदर रह जाती थी। और उसके मन में एक अनजाना सा खौफ आ जाता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कोई कीमत ही ना रह जाए। सुधा बहुत कोशिश करती ऐसी बातों को दिमाग से निकालने की, पर फिर भी उसके मन में यह सारी बातें घर करती जा रही थी, जो कि उसके व्यवहार में भी सामने दिख रहा था, जिसे उसकी सास ने पकड़ लिया था। सुधा अब नीलू और अपनी सास से कम बातें करने लगी थी और बस अपने काम से काम रखती। जब भी वह नीलू और अपनी सास को आपस में हंसते बोलते देखती तो उसे ऐसा लगता कि वह दोनों उसी के बारे में बातें करके हंस रही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वह दोनों से थोड़ा दूर रहने लगी थी। नीलू और उसकी माँ को यह सब कुछ दिख रहा था, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सुधा ऐसा क्यों कर रही है। फिर एक दिन नीलू और उसकी माँ ने सुधा से बोला कि हम बाजार जा रहे हैं, तू आराम कर ले, तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो सुधा ने बोला, हाँ ठीक है, आप लोग चले जाइए। सुधा का दिल भी नहीं कर रहा था अभी कहीं जाने का। नीलू और उसकी माँ बाजार चले गए। इस बीच सुधा की चाची सास को फिर से मौका मिल गया। उसने फिर से आकर सुधा को उल्टी पुल्टी कहानी सुना दी और बोला, वह दोनों जानबूझकर बाजार गई हैं, जरूर छुपाकर अपनी बेटी के लिए कुछ लेना होगा जो तुझे वह नहीं दिखाना चाहती। ऐसा क्या लेना होगा? जरूर कोई भारी जेवर लेना होगा जो वह नीलू को छुपा कर देना चाहती हैं, जिसमें कि बहुत सारे पैसे लगेंगे, और उन्होंने तुझे वैसा जेवर बिल्कुल भी नहीं दिया होगा और अपनी बेटी को दे रही हैं। इसलिए वह दोनों माँ बेटी छुपा कर खरीदारी करने गई हैं। देख लेना, वह बाजार से आएंगे तो तुझे कुछ भी नहीं दिखाने वाले कि उन्होंने क्या खरीदा है। सुधा के मन में यह बातें फिर से घर कर गई और वह परेशान हो गई कि उसकी सास और ननंद उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं। सुधा की सास और ननंद जब बाजार से आई तो सुधा ने उनसे पूछा, मम्मी आपने क्या खरीदा? तो सुधा की सास ने बोला, कुछ खास नहीं, बस एक दो साड़ियाँ ली हैं नीलू के लिए और एक साड़ी तेरे लिए भी ली है। कहकर उन्होंने सुधा को साड़ी दिखा दी। सुधा ने बोला, और कुछ नहीं लिया? तो सास ने बोला, नहीं, और कुछ भी नहीं लिया। कहकर वह बैग अपनी अलमारी में रखने चली गई। सुधा को साफ दिख रहा था कि वह एक जेवर का बैग है और उसके अंदर कोई जेवर है, पर सास ने यह कहकर कि और कुछ भी नहीं लिया, वह जेवर का बैग अपनी अलमारी में रख दिया। अब तो सुधा की चाची सास की बातों पर यकीन हो चला था और उसे लग रहा था कि नीलू को दिए जाने वाले जेवर उससे छुपा दिए जा रहे हैं। सुधा की सास और नीलू गौर कर रही थी कि सुधा बहुत उखड़ी उखड़ी रहती है और वह नीलू की शादी में अब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। सुधा की सास को लग रहा था कि सुधा आखिर ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि नीलू की शादी की सारी जिम्मेदारी तो उन्होंने सुधा को दे रखी थी और साथ ही साथ उन्हें फिक्र भी हो रही थी, क्योंकि वह सुधा को बहुत चाहती थी। पर उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। सुधा कुछ भी नहीं बता रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, पर सुधा कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं थी। अब तो सुधा की सास को कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उन्होंने सुधा की माँ को फ़ोन लगाया और सारी बातें बताई और बोला, बहन जी, मुझे काफ़ी फिक्र हो रही है, सुधा आखिर ऐसा क्यों कर रही है, वह तो बहुत समझदार लड़की है। सुधा की माँ ने बोला, बहन जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल ही आती हूँ और सुधा से बात करती हूँ। बस आप उसे यह मत बताइएगा कि आपने मुझसे बात की है और मैं आपके कहने पर आ रही हूँ। मैं उससे घुमा फिरा कर बात निकलवाने की कोशिश करती हूँ, शायद वह मुझे कुछ बता दे। सुधा की सास ने बोला, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, पर मुझे मेरी पुरानी वाली सुधा वापस चाहिए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आखिर सुधा को क्या हो गया है। सुधा की माँ ने बोला, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सुधा की माँ हूँ
और कैसे भी करके उसके दिल से मैं निकलवा कर ही रहूँगी और पता चल ही जाएगा कि सुधा ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि सुधा जब भी मुझसे बात करती है बस आपकी और नीलू की तारीफ़ें ही करती है। और वह तो बहुत खुश थी नीलू की शादी को लेकर कि नीलू को मनचाहा वर मिल रहा है। अगले दिन सुधा की माँ सुधा के ससुराल आई। अपनी माँ को अपने ससुराल में देखकर सुधा हैरान हो गई और बोला, माँ तुम अचानक? तो सुधा की माँ ने बोला, हाँ यहाँ बगल में तेरी बुआ रहती है ना, उन्हीं से मिलने आई थी। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं तो सोचा तुझसे भी मिल लूँ। और बता कैसी है? सुधा ने बोला, हाँ अच्छी हूँ, आप बताओ। सुधा की सास ने बोला, अपनी मम्मी को अपने रूम में ले जाकर बैठकर बातें करो, दोनों माँ बेटी आराम से बातें करो, मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। बहुत दिनों के बाद तुम्हारी मम्मी आई है, आराम से दोनों लोग बातें करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुधा अपनी मम्मी को लेकर अपने रूम में चली गई। वहाँ पर मम्मी से थोड़ी देर बातें की। उसके बाद सुधा की मम्मी ने उसका दिल टटोलना शुरू किया कि आखिर सुधा इस तरह क्यों कर रही है। सुधा ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन माँ के आगे उसका दर्द निकल ही गया और उसने माँ को सारी बातें बता दी। सुधा की बातें सुनकर सुधा की माँ ने बोला, यह सारी बातें तुझे किसने कहीं? तो सुधा ने बोला, मेरी चाची सास ने। तो सुधा की माँ ने बोला, तू 5 सालों से इस घर की बहू है, आज तक तो तेरी सास और ननद तुझे सिर पर बिठा कर रखे हुए हैं, कभी तुझे किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी, अपनी बेटी के बराबर माना है तुझे। ऐसी सास तो बहुत नसीबों से मिलती है और आज तो किसी बाहरी औरत की बातों में आकर अपनी सास और ननद के गलत कैसे समझ सकती है। कितना ख्याल रखती हैं वह दोनों तेरा, और तू भी उनका कितना ख्याल रखती थी। अब किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर क्यों अपना परिवार तोड़ रही है? तो सुधा ने बोला, हाँ माँ आप ठीक कह रही हो, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसका क्या? मम्मी ने एक जेवर का बैग लिया था जिसमें उन्होंने छुपाकर नीलू के लिए जेवर लिए हैं, पर मुझे नहीं दिखाया। क्या मैं नीलू के जेवर देखकर जलूंगी? सुधा की माँ ने बोला, तुझे कैसे पता कि उस बैग में जेवर थे और तुझे नहीं दिखाया? तो सुधा ने बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वह जेवर की दुकान का बैग था जहाँ से मम्मी सारे जेवर खरीदती हैं, और वह बिल्कुल नया बैग था, तो पक्का उसमें कोई जेवर था, लेकिन मुझे नहीं दिखाया। मैंने जब पूछा तो बोला कुछ नहीं खरीदा, कहकर उसे अपनी अलमारी में रख दिया। तो बताइए अब मैं क्या करूं? इसमें मेरी क्या गलती है? तो फिर सुधा की सास ने बोला, कई बार आंखों देखा और कानों सुना भी गलत होता है। तेरी सास और ननंद का नेचर मैंने अच्छे से देखा है और मुझे नहीं लगता वह ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी तेरे मन में शक है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई बात मन में नहीं रखनी चाहिए, इससे रिश्ते बिगड़ते हैं। कहकर उन्होंने सुधा की सास को कमरे में बुला लिया और सुधा के दिल की सारी बातें उन्हें बताई। सुधा की सास ने बोला, क्या सुधा, इतने सालों में तुमने मुझे इतना ही समझा, इतने जल्दी मुझे पराया कर दिया, वह भी चाची सास के कहने पर, जिसे तुम ठीक से जानती भी नहीं। तुम्हें शायद पता भी नहीं है वह किस किस्म की औरत है, तभी तो मैंने कभी उससे ज़्यादा कोई संपर्क नहीं रखा। वह सिर्फ लड़ाई झगड़े करवाती है, अपना घर तो उसने बर्बाद कर रखा है, ना उसकी बहू से बनती है और ना ही अपनी बेटी से। अब वह मेरा घर बर्बाद करना चाह रही है। हाँ, पर इसमें गलती मेरी ही है, मैंने कभी तुम्हें उसके बारे में बताया ही नहीं, जिसका उसने फ़ायदा उठा लिया और तुम उसकी बातों में आ गई। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगी? क्या तुमने 5 सालों में मुझे कभी देखा है ऐसा करते? सुधा ने बोला, हाँ मम्मी, मैं उनकी बातों में नहीं आती, मन ज़रूर खराब हो रहा था, पर मैं अपने मन को समझा रही थी, लेकिन जेवर का बैग देखकर मुझे उनकी बातों पर यकीन हो गया, जो आपने मुझे नहीं दिखाया था। इस पर सुधा की ननंद नीलू ने जवाब दिया, भाभी तो कम से कम एक बार हमसे पूछ ही लिया होता, हमें तो आपने एक पल में ही पराया कर दिया, वह भी बिना कोई सफाई मांगे। आपको वह जेवर का बैग नहीं दिखाया तो आपने चाची के कहने पर यह भी अंदाज़ा लगा लिया कि मम्मी ने उसमें मुझे देने के लिए छुपा कर कोई भारी जेवर लिया है। आप मम्मी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? वह मुझ में और आप में कभी कोई फ़र्क नहीं करती, और मेरी शादी की एक एक खरीदारी तो आपने खुद की है, जेवर कपड़े सब आपने खरीदे हैं, तो फिर मम्मी मेरे जेवर और कपड़े क्यों खरीदेंगी? एक बार सोच लिया होता, और मुझे कुछ छुपा कर क्यों देंगी? मैं उनकी बेटी हूँ, वह मुझे सबके सामने दे सकती हैं, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। एक बार इस तरह से सोचा तो होता। सुधा ने बोला, हाँ नीलू, मुझसे गलती हो गई, पता नहीं चाची ने मेरे मन में क्या जहर भर दिया। नीलू ने बोला, मैं आपको दिखाती हूँ भाभी उस बैग में क्या है। और वह मम्मी की अलमारी खोलकर वह बैग ले आई और सुधा के सामने उस बैग को खोल दिया। उस बैग में बहुत भारी भारी कंगन थे जो कि बहुत खूबसूरत थे। सुधा उन्हें हैरानी से देख रही थी, तो नीलू ने बोला, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं भाभी, यह मेरे लिए नहीं है, मेरे कंगन तो आपने पहले ही ले लिए थे, यह मम्मी ने आपके लिए लिए हैं। बोला था मेरी प्यारी,
बहू सुधा के ननंद नीलू की शादी है तो उसे भी तो जेवर मिलने चाहिए। और आपको सरप्राइज़ देने के लिए मैं और मम्मी उस दिन मार्केट गए थे आपके लिए यह कंगन लाने। सोचा था मेरी हल्दी वाले दिन आपको सरप्राइज़ के रूप में यह कंगन मम्मी देंगी, लेकिन आपके दिल में चाची ने इतना जहर डाल दिया कि आपने कुछ और ही समझ लिया, इसलिए यह सरप्राइज़ अब तो ख़त्म हो गया। यह सब कुछ सुनकर सुधा कुछ बोलना चाह रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, पर सुधा के सास ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और बोला, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमारी बेटी हो, तुम्हें कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया वह उस दुष्ट चाची की वजह से किया है, जिसने अपना घर तो बर्बाद कर ही रखा है, अब हमारा घर बर्बाद करना चाह रही है। पर उसे पता नहीं हमारी बहू कितनी समझदार है और कितनी सहनशील है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने एक बार भी हमसे इस बारे में कोई बात नहीं की ताकि कोई विवाद ना हो। लेकिन इसमें मेरी भी गलती है। मुझे मेरी बहू को यहाँ के बेकार रिश्तों के बारे में भी बताना चाहिए था और उनसे दूर रहने की सलाह देनी चाहिए थी, जो कि मैं देना भूल गई और जिसका खामियाजा आज मुझे भुगतना पड़ा। चलो अब जो हुआ सो हुआ, पानी डालो इस पर। तुम्हारी मम्मी आई हैं आज, तुम अपने हाथों से कुछ बढ़िया सा खाना बनाकर अपनी मम्मी को खिलाओ। तुम्हारी मम्मी भी तो देखें उनकी बेटी कितना अच्छा खाना बनाती है। बोलकर सुधा की सास हंसने लगी। सुधा ने बोला, हाँ मम्मी, मैं अभी गर्मा गर्म खाना अपने हाथों से बनाती हूँ। और सुधा रसोई में चली गई। रसोई की खिड़की के बाहर चाची सास खड़ी थी और उससे कुछ बात करना चाहती थी। उन्होंने जैसे ही अपना मुंह खोला, सुधा ने बोला, चाची आज मुझे बहुत काम है, बात करने की बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, कहकर उसने रसोई की खिड़की ही बंद कर दी। चाची अपना सा मुँह लेकर चली गई। उन्हें समझ में आ गया था कि सुधा के सास ने सारा मामला संभाल लिया है और अब उसकी दाल नहीं गलने वाली।